हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे, MBBS MD फ्रॉम BHU। मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल आज से स्टार्ट किया है जिसका नाम है साइंस वाला एकेडमी। पर्पज है बच्चों, आप लोगों को ये तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मैं इतना सरल तरीके से और विद प्रॉपर रीजन आपको मैं समझाऊं कि आप लोगों को इन सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, इंटरेस्ट जग जाए इन सबसे, और आपका डर, जिन बच्चों को इन सब्जेक्ट से डर लगता है उनका डर खत्म हो जाए। और ट्रस्ट मी बच्चों, आप लोगों को मैं निराश नहीं करने वाला। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सर्कुलेटरी सिस्टम। आज मैं इसमें जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसका काम है चीजों को सर्कुलेट करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। वो क्या क्या चीजें सर्कुलेट करता है? वो न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करता है, और गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को सर्कुलेट करता है, हार्मोन्स को सर्कुलेट करता है, इवन जो वेस्ट होते हैं हमारे शरीर में, जो सेल से निकलते हैं, उनको भी जो है एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कुलेट करके, ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व्स आवर हार्ट, blood and blood vessels, lymph and lymphatic vessels. This system involves number 1, heart, number 2, blood and blood vessels, number 3, lymph and lymphatic vessels, सबसे पहले हम आते हैं ब्लड पे। ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। ब्लड को बच्चों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है। फ्लूइड जो कि फ्लो करे, कनेक्टिव टिश्यू जो कि एक सिस्टम को, एक ऑर्गन सिस्टम को दूसरे ऑर्गन सिस्टम से कनेक्ट करे। ये जैसे कि ये ऑक्सीजन को फेफड़े से जो है, जहां सेल्स हैं जो वर्क कर रही हैं वहां तक पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट्स को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से सेल्स तक पहुंचाता है। वेस्ट को सारे सेल से कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े तक पहुंचाता है और फिर हम उसको एक्सहेल कर सकते हैं। हमारे शरीर में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है बच्चों। एक चीज और यहीं पे मैं क्लियर करना चाहता हूं बच्चों कि हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारा अल्टीमेट पर्पस है क्या? एक लिविंग पर्सन के जितनी भी बॉडी सेल्स हैं वो वर्क करती रहती हैं, और वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत है? ग्लूकोज की, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी हम फूड को ग्रहण करते हैं और उसको डाइजेस्ट करके अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन हम कहाँ से पाते हैं? हम बाहर एटमॉस्फेयर से हवा को, एयर को रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो कि हमारे फेफड़े में पहुंचती है और फेफड़े से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करती है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से हम बनाते हैं एनर्जी और साथ में निकलता है वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। और इसी एनर्जी प्रोडक्शन से हमारा शरीर और हमारा ब्रेन हमेशा वर्क करता है। तो वर्क करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की। और उस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वर्क करते रहते हैं। कभी बच्चों आपने सोचा कि ये ब्लड बनता कहाँ है? किस जगह, बॉडी के किस ऑर्गन में ये ब्लड बनता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि ये ब्लड डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग जगह पे बनता है। जैसे जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस समय फीटल कंडीशन में ये ब्लड हमारे यॉर्क सैक और लीवर में बनता है। लीवर भी, इसका मतलब कभी न कभी हमारे इस जो है हमारे स्टेज ऑफ लाइफ यानी कि जो है फीटल कंडीशन में ब्लड बनाने का काम करता है। आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद ये बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो, जैसे कि ये बोन मैं बनाने जा रहा हूं। बोन को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ऊपरी पार्ट रेड बोन मैरो, निचला हिस्से को भी रेड बोन मैरो बोलते हैं और ये येलो बोन मैरो। ये बोन्स के अंदर जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके ऊपरी और निचले हिस्से को रेड बोन मैरो बोलते हैं और बीच वाले हिस्से को येलो बोन मैरो बोलते हैं। चाइल्ड्स में तो ये जितनी भी बोन्स हैं, चाहे वो फ्लैट बोन हो चाहे लॉन्ग बोन हो, सब में जो है ये ब्लड का प्रोडक्शन होता है। लेकिन एडल्ट स्टेज में जब हम लोग पहुंचते हैं तो रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो जो लॉन्ग बोन्स की हैं केवल उसी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। रेड बोन मैरो ये आरबीसी बनाती हैं और येलो बोन मैरो ये डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स दोनों बनाती हैं। अब आते हैं कलर ऑफ ब्लड। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर है, लेकिन इसको भी और प्रिसाइजली समझना चाहिए कि ये जो हमारे आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड का कलर है वो ब्राइट रेड कलर होता है और जो वेन्स हैं उनमें जो कलर होता है ब्लड का वो डार्क रेड कलर होता है। अब आते हैं बच्चों पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का जो पीएच होता है बच्चों वो 7.4 होता है। स्लाइटली अल्कलाइन पीएच। स्लाइटली अल्कलाइन पीएच भी होने के पीछे एक रीजन है। अल्कलाइन पीएच ही क्यों होता है? क्योंकि अल्कलाइन पीएच ऐसा पीएच है जिस पर कोई भी जर्म सेल्स ग्रो नहीं करती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट अल्कलाइन पीएच पर ग्रो नहीं कर पाते। इवन यूरिन का भी पीएच इसीलिए अल्कलाइन होता है। जब यही पीएच किसी भी बीमारी की वजह से या किसी एब्नॉर्मलिटी की वजह से एसिडिक हो जाता है तो उसको अल्कलाइन किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको अल्कासाल, अल्कनाइजर ऑफ यूरिन दिया जाता है ताकि
इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो और उसमें बैक्टीरिया वायरस सर्वाइव ना कर पाए। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड बच्चों, दो प्रकार के कंपोनेंट्स ब्लड के होते हैं। एक प्लाज्मा, जिसको हम कह सकते हैं कि लिक्विड कंपोनेंट। दूसरा सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट्स में तीन प्रकार की सेल्स आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, इसको रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसेल्स बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोला जाता है। एंड प्लेटलेट्स। अब एक एक पे आते हैं। पहले हम प्लाज्मा को अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं। प्लाज्मा ये लिक्विड कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का, और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है स्ट्रा कलर, या इसको पेल, पीले रंग का पेल कलर बोलते हैं। कोई बता सकता है कि इसके पीले रंग के होने का क्या वजह है? क्योंकि हमारे ब्लड का कलर तो रेड है, और रेड कलर होता है आरबीसी की वजह से, रेड ब्लड जो सेल्स हैं उसकी वजह से। उसके अंदर जो रेड कलर पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से होता है। तो ये इसका कलर कलरलेस क्यों नहीं है, पेल कलर क्यों है? पेल कलर के पीछे वजह क्या है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको अगले सेशन में हम बताएंगे। प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? प्लाज्मा का जो मैक्सिमम पार्ट है, चूंकि ये लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, इसे मैक्सिमम जो पार्ट इसका है वो H2O है, पानी है, वाटर है। ये 90 to 92% इसका कंपोनेंट है। इसके अलावा प्लाज्मा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि 6 to 9% होती हैं। स्पेशली 3 प्रकार की प्रोटीन इसमें है। पहला है एल्बुमिन, दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तीसरा है फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन प्रोटीन ये ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का कितना होगा, या हम ऐसे इसको सरल तरीके से समझ सकते हैं कि ब्लड में कितना वाटर कंपोनेंट होगा, वाटर कितना होगा, ये डिसाइड करता है कौन? एल्बुमिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या काम है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये फाइट करती हैं, जर्म से फाइट करती हैं। फिब्रिनोजेन क्या है? ये इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। क्या है? इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि जब इंजरी होती है, जब ब्लीडिंग हो रही होती है, तो यही इनएक्टिव जो क्लॉटिंग फैक्टर है ये एक्टिवेट हो जाता है और ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स, वेरियस न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, वेस्ट, वेरियस वेस्ट। जब सेल्स रेस्पायर करती हैं तो उसके दौरान
बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं जो कि प्लाज्मा में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। साल्ट्स, बहुत सारे हार्मोन्स कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड का प्लाज्मा का पार्ट। इसके अलावा ब्लड में एक एंटीकोआगुलेंट हिपैरिन भी पाया जाता है ताकि हमारा ब्लड फ्लो करता रहे, सर्कुलेट करता रहे, ठीक है, कोआगुलेट ना हो, उसके लिए हिपैरिन पाया जाता है। जब क्लॉटिंग होता है तो सबसे पहले यही हिपैरिन जो है इनएक्टिव हो जाता है ताकि क्लॉटिंग हो सके। अब आते हैं बच्चों ब्लड सेल्स पे। वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या क्या है? ब्लड सेल्स को कार्पसेल्स भी बोलते हैं और ये 3 टाइप की होती हैं। ब्लड सेल्स 3 टाइप की होती हैं। पहला है आरबीसी, जिसको कि रेड ब्लड सेल बोलते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। तीसरा है प्लेटलेट। बच्चों सबकी अपनी अलग अलग लाइफ स्पैन है। आरबीसी की लाइफ स्पैन मतलब कितने दिन तक वो जिंदा रहता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन है अबाउट 120 डेज। डब्ल्यूबीसी का यहां पे लिख दे रहे हैं लाइफ स्पैन, इसका मतलब है लाइफ स्पैन का मतलब कि ये 120 डेज तक ये जिंदा रहेगी, इसके बाद ये सेल्स डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। बच्चों आपको पता है कि ये आरबीसी कहां डिस्ट्रॉय होती है? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किस आर्गन को बोला जाता है? वो है स्प्लीन। क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन है उसको याद करने का बहुत आसान तरीका है 12 to 20 डेज। 12 to 20 डेज। और प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन है सबसे कम है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन सबसे कम है, वो है 7 to 10 डेज। इसमें से आरबीसी का जो कलर है वो रेड कलर है। आरबीसी का कलर है रेड कलर, इसीलिए इसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी बोलते इसको व्हाइट ब्लड सेल है, लेकिन ये व्हाइट कलर का नहीं होता है, ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों ही क्या होती हैं? कलरलेस। अब एक एक पर्टिकुलर ब्लड सेल्स पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं आरबीसी। आरबीसी का जो काउंट होता है वो मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग होता है। मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये 5 to 5.5 मिलियंस, क्या मिलियंस पर mm³। और फीमेल्स में इसका काउंट है 4 to 4.5 मिलियंस पर mm³। इसका जो शेप है ये बाइकॉन्केव डिस्क की तरीके से होता है, जिसको डिस्क्वाइडल शेप भी बोलते हैं या डम्बेल शेप बोलते हैं।
एक मेच्योर आरबीसी बच्चों, ये पूछा जाता है काफी टाइम कि मेच्योर आरबीसी में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो गाल्गी बॉडी। इनके अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? इसके पीछे क्या रीजन है? ताकि ये मैक्सिमम स्पेस हीमोग्लोबिन को मिल सके, क्योंकि आरबीसी का मेन काम ही है ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को कैरी करना। इसके अलावा एक काम और है आरबीसी का कि वो बफर है, ब्लड का बफर सिस्टम भी आरबीसी से ही किया जाता है। बफर सिस्टम, बफर एक्शन क्या होता है? बफर एक्शन का मतलब है कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो ब्लड का पीएच क्या होता है, स्लाइटली अल्कलाइन, ताकि उसमें कोई जर्म्स ग्रो न कर पाए। अगर किसी वजह से ब्लड का पीएच एसिडिक होता है तो उसको फिर अल्कलाइन करने का काम कौन करता है? उसका हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। तो ये आरबीसी के दो मेन फंक्शन हैं, एक तो गैसियस ट्रांसपोर्ट और दूसरा बफर एक्शन। आरबीसी का कलर रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड कलर्ड आयरन प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो रेड कलर आरबीसी का किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। फंक्शन क्या है आरबीसी का? जैसा कि अभी मैंने बताया कि गैसियस ट्रांसपोर्ट एंड बफर एक्शन। गैसियस ट्रांसपोर्ट एंड बफर एक्शन। कि ब्लड के पीएच को न ज्यादा अल्कलाइन होने दे और न एसिडिक रहने दे। कोई भी पीएच अगर किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ब्लड का पीएच ज्यादा अल्टर्ड ना हो सके, उसका जो पीएच है वो 7.4 के अराउंड ही रहे, उसको बफर करने का काम किसका है? बफर करने का काम किसका है? वो आरबीसी का है। दो नॉर्मल कंडीशन आरबीसी से रिलेटेड। अगर आरबीसी का काउंट घट जाता है, अगर शरीर में आरबीसी का काउंट किसी भी वजह से घट जाता है और उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। नॉर्मल कंडीशन दो प्रकार की हो सकती है, या तो आरबीसी काउंट घट जाए और या तो आरबीसी काउंट बढ़ जाए। तो जब आरबीसी काउंट घट जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटोपिनिया। पीनिया शब्द जहां भी लगा रहे आप समझ जाएं, काउंट का घटना, उसको बोलते हैं पीनिया। साइटो मतलब सेल, इरिथ्रो मतलब, इरिथ्रोस मतलब होता है रेड कलर। तो रेड कलर, चूंकि ये आरबीसी का कलर रेड कलर का होता है, ये सेल्स, तो रेड कलर की सेल्स का संख्या घट जाना, उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर आरबीसी काउंट इसी वजह से बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइटोसिस। जहां साइटोसिस टर्म आ जाए इसका मतलब कि वहां पे काउंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, और पीनिया टर्म आ जाए तो वहां पे काउंट का घटना। तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया में क्या हो जाएगा? एनीमिया।
क्या हो जाएगा, एनीमिया। और एरिथ्रोसाइटोसिस, जब आरबीसी काउंट बढ़ जाता है उसको क्या टर्म बोला जाता है, पॉलीसाइथीमिया। क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया किस कंडीशन में होता है, जैसे जब हम हायर एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, जैसे पहाड़ पे हम चले जाएं और वहां पे धीरे धीरे जो हमारे जो आरबीसीज हैं वो अपना काउंट बढ़ा लेती हैं। क्यों बढ़ा लेती हैं, क्योंकि वहां पे पहाड़ों पे ऑक्सीजन की कमी है, तो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी हो जाएंगी। तो आरबीसी क्या है, कैरियर है, जो है ऑक्सीजन को कैरी करना है, उनका काम है ऑक्सीजन को कैरी करके जगह जगह सेल्स तक पहुंचाना, जो कि एक्टिविटी कर रही हैं। जहां जहां बॉडी के जो जो पार्ट एक्टिविटी कर रहे हैं वहीं पे एनर्जी का भी प्रोडक्शन होता है। तो ऑक्सीजन जब वहां पहुंचेगी, ग्लूकोज वहां जब पहुंचेगा, तभी तो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो पहाड़ों पे चूंकि ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी की संख्या जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन वहां पे अवेलेबल है उसको कैसे सेल्स तक पहुंचाया जा सकेगा। इसीलिए वहां पे धीरे धीरे आरबीसी की काउंट 3 महीने लगता है लमसम एक्लिमेटाइज करने में, पहाड़ों पे धीरे धीरे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, पॉलीसाइथीमिया। अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। WBC इनका जो काउंट होता है, नॉर्मल जो काउंट होता है वो है एनसीईआरटी के हिसाब से 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स। व्हाइट ब्लड सेल बोलते व्हाइट हैं, लेकिन इनका कलर व्हाइट नहीं होता, ये क्या होती हैं, कलरलेस। और इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। और इनका फंक्शन क्या है, जैसे आरबीसी का फंक्शन हमने बताया कि गैसियस ट्रांसपोर्ट एंड बफर एक्शन। WBC का क्या फंक्शन है, ये हमारे बॉडी की सोल्जर्स हैं। क्या हैं, सोल्जर्स हैं, आर्मी। जब कोई इन्फेक्टिव एजेंट हमारे शरीर में एंट्री करता है तो उससे लड़ने का काम किसका है, WBC का। इसके अलावा एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इम्यूनिटी प्रदान करना। हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करना। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, हम रोगों से लड़ सकें, वो क्षमता कौन प्रदान करता है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का एक और काम है, इम्यून सिस्टम ही ये पहचान पाता है कि हमारा अपना सेल कौन है और बाहरी कौन है। अपने शरीर का ऊपर से नीचे तक एक एक सेल का हिसाब इम्यून सिस्टम रखता है। उसको पता होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। जैसे ही कोई भी बाहरी चीज जैसे ही हमारे अंदर एंट्री करती है, तुरंत इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो पहचान लेता है कि नहीं, ये मेरा अपना नहीं है, इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये WBC हमारे शरीर के अंदर सोल्जर का काम करती हैं, आर्मी का काम करती हैं, जिसकी वजह से हम रोगों से लड़ पाते हैं और हम निरोग रह पाते हैं। तीन एबनॉर्मल कंडीशंस WBC से रिलेटेड हैं। क्या, अगर WBC काउंट घट जाए तो इसको क्या बोलेंगे,
ल्यूकोपीनिया। ल्यूकास मतलब होता है व्हाइट, तो व्हाइट सेल्स है इसलिए इसको ल्यूकोपीनिया मतलब सेल काउंट का घट जाना। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत ज्यादा हो जाए, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाए, उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब सेल काउंट का बढ़ जाना, ल्यूको माने व्हाइट सेल्स। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत 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 ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी सरल शब्दों में बोला जाता है। ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या? टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं कि ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं, उसके आधार पे दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए मतलब नहीं है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स कि इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं और इसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स ये तीन इनका वैरायटी है। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स दो प्रकार की हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। याद करने का बहुत ही सरल तरीका हम बता रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स ये न्यूट्रल सेल्स हैं। क्या है? न्यूट्रल सेल्स हैं। बेसोफिल नाम से ही क्लियर है, इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बेसिक ग्रैन्यूल्स हैं और ये इसको एसिडोफिल भी बोलते हैं। एसिडोफिल को क्या बोलते हैं? एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो एसिडिक ग्रैन्यूल्स हैं। बेसोफिल्स के बेसिक ग्रैन्यूल्स हैं, एसिडोफिल या इओसिनोफिल्स के एसिडिक ग्रैन्यूल्स हैं और इसके न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स हैं। न्यूट्रल ग्रैन्यूल्स का मतलब कि इसमें एसिडिक ग्रैन्यूल्स भी पाए जाएंगे और बेसिक ग्रैन्यूल्स भी पाए जाएंगे। शार्ट में इसका शेप भी बना देते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये तीनों ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये दोनों ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होता है, जैसे ये है, इसके कई सारे लोग न्यूक्लियस होते हैं और इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये ग्रैन्यूल्स एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो दोनों मिलकर के इसको न्यूट्रल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूट्रोफिल्स पड़ा। इओसिनोफिल,
इसका न्यूक्लियस इस टाइप का होता है और ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, एसिडिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसीलिए इसको एसिडोफिल भी बोला जाता है। बेसोफिल्स इसका एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है और इसके ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं, बेसिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, किडनी शेप्ड ग्रेन्यूल होता है और ये लार्जेस्ट WBC है। क्या है, लार्जेस्ट WBC। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये दो एक ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट WBC कौन है, लिम्फोसाइट, और लार्जेस्ट WBC कौन है, मोनोसाइट, और दोनों ही ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता। इसका ये न्यूक्लियस है। इसमें साइटोप्लाज्म दोनों एक ग्रेन्युलोसाइट्स में साइटोप्लाज्म पोर्शन बहुत कम होता है, न्यूक्लियस ही इनका ज्यादा पोर्शन कवर किया जाता है। यहीं पे इसका थोड़ा फंक्शन बता दें तो याद करना बहुत आसान होगा। लिम्फोसाइट का दो काम है, स्पेशली इम्यून सिस्टम में इसका रोल है और एंटी इंफ्लेमेटरी रोल भी इसका है। इम्यून सिस्टम में इसका रोल है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी रोल भी इसका है। मोनोसाइट्स का जो मेन काम है वो फैगोसाइटोसिस है। फैगो जर्म्स को बोलते हैं, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना, उनको खा जाना, निगल जाना, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। फैगोस मतलब होता है जर्म्स को निगल करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये सेल्स जो हैं चूंकि फैगोसाइटोसिस करती हैं, ये फैगोसाइट्स भी इनको बोला जाता है। अब आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स का काम एलर्जिक कंडीशन में होता है। एलर्जीज, किसी भी चीज से अगर हमको एलर्जी, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं, किसी को डस्ट से, किसी को पॉलन से, किसी को धुएं से, किसी को कॉस्मेटिक से। तो एलर्जी कंडीशन से फाइट करने का काम कौन करता है, इओसिनोफिल्स करते हैं। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, इसका भी काम सेम, जो मोनोसाइट्स का जो काम है वही काम न्यूट्रोफिल का है, फैगोसाइटोसिस। इसके जो न्यूक्लियस हैं, ये जो है इसके कई सारे लोब्स हैं, इसीलिए इसको पॉलीमार्फो न्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं। और इनका काम क्या है, फैगोसाइटोसिस। इओसिनोफिल्स का क्या काम है, एलर्जी कंडीशन से फाइट करना। बचा बेसोफिल। बेसोफिल का बेसिक जो काम होता है सिक्रेटरी काम है। ये हिपेरिन सिक्रीट करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया हिपेरिन क्या है, एंटीकोआगुलेंट, हमारे ब्लड का एंटीकोआगुलेंट है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है, कोआगुलेट नहीं करता। दूसरा इस सिक्रीट करता है हिस्टामिन, जो कि इन्फ्लेमेशन काज करता है। क्या काज करता है, इन्फ्लेमेशन। जब कहीं हमको चोट लग जाती है या जहां पे इन्फेक्शन साइट जो होता है वहां पे
वो जो एरिया है थोड़ा वार्म हो जाता है, रेडनेस वहाँ आ जाती है, थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है। तो जहाँ पर भी रेडनेस हो, वार्म हो, गर्म हो जाए वो पार्ट और जो स्वेल कर जाए उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन में पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मेजर रोल किसका है, हिस्टामिन का। किसका है, हिस्टामिन का। वो कौन सिक्रेट करता है, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स हेपेरिन सिक्रेट करता है जिसका काम है एंटीकोआगुलेशन, जो कि ब्लड को कोआगुलेट न होने दे, उसको लिक्विड कंडीशन में बने रखने में मदद करे। और दूसरा हिस्टामिन जिसका इन्फ्लेमेशन में रोल है। तीसरा एक और केमिकल सिक्रेट करता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसका रोल है, एंटी इंफ्लेमेटरी रोल। बच्चों आप देखते होंगे जब किसी को शरीर में फीवर हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो ब्लड की जांच कराई जाती है उसमें टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब टोटल WBC काउंट कितना है वो ब्लड टेस्ट से हम लोग पता करते हैं। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 6000 से 8000 नॉर्मल वैल्यू है, अगर वो काउंट बढ़ जाती है तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी हम लोग कराते हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है कि डिफरेंट WBCs कौन कौन सी हैं, उनका काउंट किसका बढ़ा है किसका घटा है, उसको समझने के लिए DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कराया जाता है। हम लोगों को एक क्रम भी पता होना चाहिए कि कौन सेल्स का कंपोजिशन ज्यादा है किसका कम है। तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, NLM-EB, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इस्नोफिल और सबसे कम बेसोफिल। न्यूट्रोफिल्स का कंपोजिशन है 60 to 66% ऑफ टोटल WBC। लिम्फोसाइट्स का है 18 to 20%, मोनोसाइट्स हैं 6 to 8% एंड इओसिनोफिल्स हैं 2 to 3% एंड बेसोफिल्स हैं 0.1%। एक क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रम पता होना चाहिए। जब कोई भी जर्म, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्फेक्शन काजिंग एजेंट जैसे ही हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो सबसे पहले भाग करके उससे लड़ने के लिए, अभी मैंने बताया था ना कि WBC क्या है, हमारे बॉडी की आर्मी है, सेना है, सोल्जर्स हैं। तो उनसे लड़ने के लिए सबसे पहले कौन जाता है, न्यूट्रोफिल्स। तो कोई भी इन्फेक्शन काज करने वाला एजेंट जैसे ही एंट्री करता है तो सबसे पहले लड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कौन जाता है, न्यूट्रोफिल्स। जब न्यूट्रोफिल्स लड़ाई में कमजोर पड़ने लगती हैं तो ब्लड किसको भेजता है, मोनोसाइट्स को, कि जाओ अब तुम फाइट करो उससे, ताकि इन्फेक्शन हमारे ऊपर हावी न हो सके। और मोनोसाइट्स भी जब जवाब दे जाती हैं तब किसकी बारी आती है, मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस कुछ अलग नहीं है, ये मोनोसाइट्स का समूह है। मोनोसाइट्स फ्यूजेस टुगेदर, मोनोसाइट्स फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोफेजेस। अब आते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो सेल्स हैं
नॉर्मल काउंट है, नॉर्मल काउंट ये 1.5 लाख से 3 लाख, कुछ बुक्स में 4.5 लाख भी लिखा रहता है, 3 लाख, एनसीईआरटी में 1.5 to 3 लाख पर mm³। ये प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस मीन्स क्लॉट। चूंकि प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन ही है कि ब्लड क्लॉटिंग करना। जब कभी हमको चोट लग जाती है, जब ब्लीडिंग होने लगती है, तो अगर प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लीडिंग लगातार होती रहेगी और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो उसको रोकने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। कि आप देखते होंगे चोट लगने के बाद ब्लीडिंग धीरे धीरे 1-2 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाती है। तो किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से होता है। इनका शेप कैसा होता है? इर्रेगुलर, इर्रेगुलर शेप, इर्रेगुलर शेप्ड सेल फ्रैगमेंट्स। एक्चुअली ये कंप्लीट सेल्स नहीं होते हैं, ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसा अभी मैंने बताया कि जैसे मैच्योर जो आरबीसीज होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वैसे प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता, ये इन्यूक्लिएटेड। और इनका एक बहुत खास प्रॉपर्टी है प्लेटलेट्स की कि ये स्टिकी इन नेचर होते हैं। प्लेटलेट सेल्स स्टिकी होते हैं, वो चिपक जाते हैं, आपस में भी चिपक जाते हैं, और जहां इंजर्ड वाल होती है, ब्लड वेसल होती है, उससे भी चिपक जाते हैं। स्टिकी नेचर के होते हैं और बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन प्लेटलेट से रिलेटेड, अगर प्लेटलेट काउंट अगर घट जाता है, प्लेटलेट काउंट अगर घट जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया मतलब सेल्स का काउंट घट जाना। अगर प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। साइटोसिस टर्म कहीं भी आए इसका मतलब काउंट का बढ़ जाना। अब इसके बाद आते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में जाने कि कौन कौन सी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी में। ब्लड वेसल्स क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो ब्लड है सर्कुलेट करता है। अगर ट्यूब ना हो ब्लड फ्लो के लिए तो ब्लड इधर उधर भाग जाएगा। इसके लिए नेचर ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है जिसको कि क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। ये स्पेशली 3 टाइप्स इसके होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। वैसे तो सच पूछिए तो जैसे ये हम लोग का हार्ट है, हार्ट से जो सारा ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, अभी आगे डिटेल में बताएंगे। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो जितना भी अमाउंट ब्लड का पंप कर रहा है वो सारा महाशिरा जिसको एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा के थ्रू बाहर निकल रहा है। अब वो एओर्टा धीरे धीरे आगे जब बढ़ेगा तो वो कई सारे ब्रांचेज में डिवाइड होता जाएगा जिसको कि आर्टरी बोलेंगे।
आर्टरी किसी भी आर्गन तक आर्टरी जाती है जब किसी, जैसे सपोज करिए कि एक किडनी तक आ गई, ठीक है, तो किडनी को ब्लड सप्लाई देना है, तो फिर किडनी के एक एक जगह पे ब्लड पहुंच सके उसके लिए फिर आर्टरी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, पतले पतले पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोला जाता है आर्टेरियोल्स। ऑर्गन्स के सारे जगह पे एक कोने कोने तक ब्लड पहुंचे उसके लिए आर्टरी फिर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसको समझा जा सकता है कि ये क्या है, आर्टरियोल। इसके बाद आर्टरियोल फिर फाइन ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है, जिसको बोला जाता है कैपिलरी। ये कैपिलरी फिर से रीयूनाइट करके आगे वेन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। वेन्यूल्स जो है, सारी वेन्यूल्स जहां पे इकट्ठा होंगी वो वेन्स बना देंगी। क्या बना देंगी? वेन्स। और शरीर की सारी वेन्स सब एक जगह पे ब्लड को कलेक्ट करेंगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगी वेना कैवा। इसमें वेना कैवा, जैसे एओर्टा था कि वो शरीर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर ले जा रहा है उसको एओर्टा महाशिरा बोलते थे, वैसे वेना कैवा शरीर का यूज्ड ब्लड, सारा यूज्ड ब्लड हार्ट के राइट साइड पहुंचाता है, इसको बोलते हैं वेना कैवा या महाधमनी। तो वास्तव में ब्लड वेसल्स ये सारे टाइप्स हैं। एओर्टा है सबसे बड़ी, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कोई जैसे नदी है, ढेर सारा पानी लेकर के आगे बढ़ रही है, और इसके बाद जब उसको छोटे छोटे शहरों में जब उसको नदी पानी को ले जाना होता है तो वो आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, मतलब जैसे नहर में डिवाइड हो जाती है। फिर उसको जब वो शहर में पहुंच गई, जगह जगह उसको जाना है, तो फिर एक एक घर में पहुंचाना है पानी को या खेतों में पहुंचाना है, तो वो आर्टरियोल्स में डिवाइड हो गई। फिर जो लेकर के आ रही है चीजें, उसके जो काम की चीजें हैं उससे अब बाहर नहीं निकलेंगी, या जो वेस्ट है उसके अंदर नहीं आएगा, जिसको कि डिफ्यूजन, लेन देन जो होना है वो कैपिलरी से होगा। अभी उसको डिटेल में हम बताएंगे भी आगे कि कैपिलरी का काम क्या है। तो वो लेन देन होने के लिए कैपिलरी जागे, ठीक है, जैसे उसको आप समझ सकते हैं कि नालियों से भी, मतलब जैसे उसको नालियां समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर जो है लेन देन के बाद जब यूज्ड ब्लड सब कलेक्ट होकर के वेन्यूल्स में आ गए, वेन्यूल्स सारा ब्लड कलेक्ट किया वेन्स में, सारी वेन्स एक साथ इकट्ठा हुई और सारा जो यूज्ड ब्लड है कलेक्ट होकर के वेना कैवा के थ्रू फिर हार्ट में आ गया। हाँ, मेजर 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी को। अगर इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर में जैसे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं उसकी। क्या? 3 लेयर्स होती हैं। जो अंदर, सबसे अंदर की जो लेयर है इसको इंडोथीलियम बोलते हैं, इसको इंडोथीलियम बोलते हैं। इसके बाद ये मस्कुलर लेयर है, थिक मस्कुलर लेयर, थिक मस्कुलर लेयर मिडिल में। कहां पे? मिडिल में। और सबसे बाहर बहुत ही मजबूत आउटर लेयर कोलेजन फाइबर की, जहां पे कोलेजन फाइबर्स आ जाए आप समझ जाओ कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत, मजबूती। तो एक जो है थिक कोलेजन फाइबर की लेयर होती है, ये आर्टरी है। इसका ल्यूमेन स्मॉल होता है, नैरो ल्यूमेन होता है। अब यही वेन्स पे आते हैं। वेन्स का जो ल्यूमेन है वो लार्जर, ये मिडिल लेयर है, इसके बाहर की लेयर है।
और अंदर का ये एंडोथीलियम है। इसका ल्यूमेन लार्ज ल्यूमेन होगा। अब जब कैपिलरी के पे आते हैं, कैपिलरी पे जब आते हैं, कैपिलरी में ये दोनों बाहर की जो दोनों लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट और मिडिल लेयर, दोनों ही एब्सेंट होती हैं। इसमें केवल और केवल एंडोथीलियम ही पाई जाती है। ये केवल एंडोथीलियम, और उस एंडोथीलियम में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, ताकि उससे चीजों का एक्सचेंज हो सके, लेन देन हो सके। तो हार्ट से एओर्टा के रूप में बड़ी आर्टरी निकली, उससे फिर छोटी छोटी आर्टरीज आर्गन सिस्टम तक पहुंची। आर्गन सिस्टम तक जब वो ब्लड पहुंच जाता है, फिर आर्गन के सारे हर जगह तक ब्लड को पहुंचा सके, उसके लिए वो आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाता है। अब वो जिस पर्पज से जो है ब्लड आया है, पर्पज क्या है? चीजों को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना, चीजों को ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाना, ताकि एनर्जी प्रोडक्शन हो सके, सेल रेस्पिरेशन हो सके। तो सेल रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन होता क्यों है? ताकि हम वर्क कर सकें, हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन ये वर्क कर सके। बॉडी के कोई भी अंग, जैसे उंगली हम ऐसे से मूव कर रहे हैं, वर्क कर रही है। जब हम दौड़ते हैं, हमारे पैर वर्क कर रहे हैं, हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, फेफड़े वर्क कर रहे हैं, किडनी वर्क कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जहां वर्क होता है, जो सिस्टम वर्क करता है, वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए न्यूट्रिएंट्स के रूप में, ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन से, तो फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। और एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ कुछ वेस्ट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैसियस वेस्ट, और बहुत सारे अदर वेस्ट, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, बहुत सारे वेस्ट और भी बनते हैं, जो कि वो सेल्स अपने अंदर से निकाल करके ब्लड में देना चाहेगा, क्योंकि ब्लड का काम ही है, ब्लड का काम ही है कि वो फ्लो करके चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। तो सारा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये सेल तक पहुंचा, और सेल्स ने उसको इस्तेमाल किया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जो वेस्ट निकला उसने फिर उसको दे दिया। तो यहाँ जो एक्सचेंज होना है वो कहीं नहीं होता, ना आर्टरी में होता है, ना वेन्स में होता है। कहाँ होता है? कैपिलरी में होता है। इसीलिए ना उसमें ये थिक मस्कुलर लेयर है, ना बाहर की कोलेजन लेयर है, उसमें क्या है? केवल एंडोथेलियम। और वहां पे उसके लिए नेचर ने क्या व्यवस्था दी है? उसमें पोर्स हैं, छिद्र हैं, ताकि एक्सचेंज आसानी से हो सके, चीजें अंदर से बाहर जा सके और बाहर से अंदर आ सके, ब्लड में आ सके। तो यहां से इस पोर से ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये बाहर निकल करके सेल तो चला जाता है, और सेल से CO2 और वेस्ट ये अंदर चला आता है, और फिर ये ट्रांसपोर्ट होते 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 फिर हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट से फिर जो है CO2 फेफड़े के थ्रू बाहर चली जाती है, और सारे वेस्ट ट्रांसपोर्ट होकर के किडनी तक पहुंचते हैं। किडनी उसको छान करके सारी गंदगी को बाहर निकाल देती है। अब आते हैं अपना हार्ट के बारे में समझते हैं कि हार्ट कैसे है, क्या उसका फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको डिटेल में। ह्यूमन हार्ट, हार्ट है क्या? बेसिकली एक पंपिंग आर्गन है। क्या है? पंपिंग आर्गन। कोई भी फ्लूइड अगर उसको पंप ना किया जाए तो वो बहुत स्लोली जो है वो फ्लो करेगा।
अब पता चला कि जो है कोई इंसान को भागने की जरूरत है, उसको कुत्ते ने दौड़ा रखा है, उसको अपनी जान बचानी है, तो वो क्या चाहेगा, वर्क कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ताकि फटाफट एनर्जी का प्रोडक्शन हो। जब तक हमको एनर्जी हमारे अंदर नहीं रहेगी तो हम काम कैसे करेंगे। अब उसको तो फटाफट चाहिए। और पता चला कि अगर कोई पंपिंग आर्गन ना हो हमारे शरीर में तो ब्लड धीरे 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 वहां तक पहुंचेगा और तब तक वो बेहोश होकर के वहीं गिर जाएगा। तो उसके लिए नेचर ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम, जो चीजें सर्कुलेट करनी है वो तेजी से सर्कुलेट हो, फटाफट जहां पे उसकी जरूरत है वो फटाफट वहां पे पहुंचे। तो उसके लिए क्या व्यवस्था बनी है, हार्ट की, ह्यूमन हार्ट। ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। ये पीयर शेप्ड होता है। कैसा होता है, पीयर शेप्ड, एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। चेस्ट कैविटी में हमारे अंदर दो बड़ी बड़ी कैविटीज हैं, एक नीचे एब्डोमिनल कैविटी और ऊपर चेस्ट कैविटी। ये चेस्ट कैविटी है और ये एब्डोमिनल कैविटी है। और इस दोनों कैविटी को किसने अलग कर रखा है, ये क्या है, दिस इज डायफ्राम। ये क्या है, डायफ्राम। एक मस्कुलर लेयर है जो कि दोनों, ये ऊपर क्या है, चेस्ट कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह, खाली स्पेस, और ये है एब्डोमिनल कैविटी। तो चेस्ट कैविटी के जो मेन ऑर्गन कौन कौन है, वो फेफड़ा है और हार्ट है। ये फेफड़ा है और ये हार्ट है। और एब्डोमिनल कैविटी में आप जानते ही हैं कि पूरा मेन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, थोड़ा स्टमक का पार्ट है, सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनी है, यूटेरस है, सब कहाँ पे है, ये एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये आप ऐसे समझो कि दो फ्लोर्स हैं, एक अपर फ्लोर एक लोअर फ्लोर, दोनों को ये छत है, ये दोनों फ्लोर के बीच की छत है। दोनों को डिवाइड करना क्यों जरूरी है, ताकि अगर इंसान जो है जंप कर रहा हो या किसी प्रेशर की वजह से नीचे की चीजें ऊपर ना जाएं और ऊपर की चीजें नीचे ना चली आए, इसके लिए नेचर ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि दोनों के बीच में एक छत डाल रखी है। डिवाइड का ये डायफ्राम एक मस्कुलर लेयर है जो ऊपर चेस्ट कैविटी और नीचे एब्डोमिनल कैविटी को बीच से डिवाइड करता है। और उसमें भी अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो ऊपर से नीचे जिसको आने की जरूरत है तो उसके लिए भी व्यवस्था है कि उसमें छिद्र है, उसमें छिद्र है। जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई ब्लड वेसल नीचे आनी है तो इसमें छिद्र है, उसी के थ्रू ये नीचे चला आएगा। जैसे स्टमक है, स्टमक जो है, जैसे ये स्टमक है तो स्टमक जो है आगे फिर डुओडेनम में कन्वर्ट होता है, तो वो मतलब जो है वो भी जब इस नीचे की तरफ जो है एब्डोमिनल कैविटी में एंट्री करता है तो उसके लिए भी छिद्र है, उससे जो है वो पार्ट नीचे चला जाता है। तो बस उतने भर का ल्यूमेन है ताकि जो है, और उस वहां पर भी इंस्पिंक्टर्स होते हैं ताकि उसको कस के पकड़े रहते हैं कि और बड़ा पार्ट उसका जो है नीचे ऊपर न जा सके। ठीक है, तो डायफ्राम के जो है ये जैसे ये और थोड़ा सा बड़ा है साइज, ये हार्ट भी ऐसे है। तो हार्ट का जो बेस है ये डायफ्राम पे रेस्ट करता रहता है और ये अपेक्स है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाह रहे हैं इसी समय कि ये जो हार्ट है, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड,
वास्तव में ये पूरा का पूरा हार्ट लेफ्ट साइड नहीं होता, ये बेसिकली जो है बीच में होता है। इसका जो अपेक्स है, ये इसको अपेक्स बोलते हैं, ये क्या है, अपेक्स है। तो ये जो अपेक्स है ये वास्तव में लेफ्ट साइड होता है, और ये जो हार्ट का जो शेप है ये ह्यूमन फेस, जो जैसे ये बंद मुट्ठी ऐसे ऐसे करके हार्ट होता है, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है अपेक्स पार्ट, वो लेफ्ट साइड होता है। जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है और जो लेफ्ट साइड अपेक्स पार्ट है, वास्तव में सबसे फोर्सफुल कंट्रैक्शन वहीं पे होता है, इसीलिए वही यहाँ पे पल्सेट करता है, फील करते हैं जब हम लोग धड़कन को अपने, तो वही पार्ट फील होता है। वो जो पार्ट फील होता है वो क्या है, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये दिस वन अपेक्स। तो हार्ट का शेप कैसा है, पियर शेप और बंद मुट्ठी, ठीक है, क्लोज फिस्ट के जो है आकार का होता है। उसका मतलब जो साइज है उसको बोला जाता है क्लोज फिस्ट, जितना जैसे एक इंसान की जो बंद मुट्ठी होती, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसका जो आकार होगा बंद मुट्ठी का, उतना बड़ा ही उसका हार्ट का साइज होता है। और शेप कैसा है, पियर शेप। इसका डायमेंशन भी हम लोग समझ सकते हैं। जो ह्यूमन हार्ट है 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और इसका जो वजन है, इसका जो वेट है वो अराउंड 300 ग्राम, 300 ग्राम का इसका वजन होता है। ये मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी जो मसल्स हैं उसको स्पेशली क्या बोला जाता है, उसका नाम है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। तो हार्ट की मसल्स को कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। कार्डियक शब्द जो है हार्ट के लिए आता है, इसीलिए हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हार्ट की सेल्स को भी कार्डियोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो कार्डियक मसल्स हैं ये होल लाइफ, थ्रू आउट आवर लाइफ, ये टायरलेसली, बिना थके, दिन हो रात हो, लगातार काम करती रहती हैं। और चूंकि हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए, इसीलिए इसको एक जो है डबल लेयर सुरक्षा भी मिली हुई है। कैसी सुरक्षा इसको मिली हुई है, प्रोटेक्टिव लेयर इसके जो है, प्रोटेक्टिव लेयर। कितनी प्रोटेक्टिव लेयर है, 2, डबल लेयर प्रोटेक्शन इसको मिला हुआ है। कोई बता सकता है कि ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन किसको मिला हुआ है? जाहिर सी बात है वो इससे भी ज्यादा हमारे काम का ऑर्गन होगा। ट्रिपल लेयर, ट्रिपल सुरक्षा, इसको कैसी सुरक्षा मिली है, डबल सुरक्षा, डबल लेयर जो है प्रोटेक्शन मिला हुआ है। डबल लेयर प्रोटेक्शन और किसको मिलता है, फेफड़े को, वहां भी डबल लेयर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। 2 लेयर हैं, वो दोनों लेयर्स का नाम क्या है, पेरिकार्डियम। क्या नाम है, पेरिकार्डियम। जैसे ये हार्ट है, ये है, और एक उसके बाहर है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम, और दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। सेम इसी तरीके से जैसे ये फेफड़ा है, फेफड़े को भी डबल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसको जो है
इसको क्या बोला जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके दो लेयर्स जो प्लूरल मेम्ब्रेन की हैं, उनके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोला जाता है? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। प्लूरा जो है ये लंग्स की कवरिंग है। जैसे हार्ट की दो कवरिंग है जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है, वैसे जो फेफड़े की कवरिंग है, जो लंग्स की कवरिंग है, उसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो दो मेम्ब्रेन के बीच में वहां भी फ्लूइड होता है। सेम उसी तरीके से दो पार्ट पेरिकार्डियम जो लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, उनके बीच के फ्लूइड को पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं। अच्छा, ये फ्लूइड का काम क्या है? इनका काम है कि ये फ्रिक्शन होने से, जब हार्ट पंप करता है, कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो फ्रिक्शन ना हो, उससे हार्ट को बचाता है। और डेसिकेशन होने से भी बचाता है। फ्लूइड है तो डेसिकेशन होने से भी बचाता है। इसके अलावा उसका क्या काम है? शॉक एब्जॉर्बर। कंट्रैक्शन के दौरान शॉक न लगे, झटका न लगे हार्ट को, उससे ये प्रोटेक्शन देता है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको भी मिटा देना ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर को ड्रा हो सके। जो हार्ट की जो एक तो हमने बताया कि हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में, कि दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग है और उसके बीच में फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, इसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। जो हार्ट की वाल है, हार्ट की जो वाल है, ये भी ट्रिपल लेयर्ड होती है। ये ट्रिपल लेयर्ड होती है। जो बीच वाली लेयर होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। ये तो प्रोटेक्टिव लेयर है। पेरिकार्डियम, पेरी मतलब बाहर बाहर, मायोकार्डियम। और सबसे बाहरी लेयर एपिकार्डियम, और सबसे अंदर वाले को इंडोकार्डियम। तो जो मेन, जो सबसे मोटी लेयर होती है मायोकार्डियम, जिसमें जो है मेन कंडक्शन होता है, वो मायोकार्डियम है। तो ये जो है बीच वाली लेयर है। तो हार्ट की जो वाल है वो भी ट्रिपल लेयर्ड है। इसके बाहर डबल लेयर्ड का प्रोटेक्शन है, जिसके अंदर फ्लूइड है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करता है, फ्रिक्शन होने से बचाता है और डेसिकेशन होने से बचाता है। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स हैं। उसको फिर से ड्रा कर देते हैं। अब उसमें लेयर्स नहीं दिखाएंगे। ठीक है, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स हैं। अपर 1/3 में 2 एट्रियम है। इसको भी बताते हैं डिटेल में, ये क्या चीज हम बना रहे हैं बीच में। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स, या इसको एट्रियम बोलते हैं। ये 1/3 पोर्शन।
और लोअर 2/3 में वेंट्रिकल्स हैं। ये क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। ये हार्ट ऐसे है, मतलब जो है इसको हार्ट जो है, जैसे हमारे जो लेफ्ट साइड है, दिस वन इज लेफ्ट ऑरिकल्स या लेफ्ट एट्रियम, और दिस वन इज जो नीचे साइड है लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो ये है राइट एट्रियम, और जो हमारे राइट आर्म की तरफ है वो राइट वेंट्रिकल। तो ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए। अपर 1/3 में ऑरिकल्स या एट्रियम और लोअर 2/3 में वेंट्रिकल्स। जो हमारे ऑरिकल्स हैं उनका काम है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल्स का काम है ब्लड को बाहर भेजना। ये दोनों ही ब्लड को अंदर लेती हैं और ये दोनों ब्लड को बाहर भेजते हैं। तो इसको अलग अलग कलर से अगर हम बनाते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, समझना थोड़ा आसान रहेगा। जैसे राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम जैसे हार्ट यहाँ है, आपको मैं बताऊं कि यहाँ से यहाँ पे चेस्ट कैविटी में इस पोजीशन पे हार्ट के पोजीशन का होने के भी पीछे रीजन है कि अगर हार्ट थोड़ा और ऊपर होता या हार्ट नीचे होता तो भी दिक्कत आती। क्यों? हार्ट को यहीं पे क्यों रखा गया और दोनों फेफड़े के बीच में रखा गया है। हार्ट का जो जगह है, पोजीशन है, दोनों फेफड़े के बीच में है। इवन जो लेफ्ट साइड का जो हमारे लंग्स हैं उसमें कार्डियक नॉच भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्डियक नॉच, मतलब एक गड्ढा होता है उसमें, ताकि उसमें जो है हार्ट घुसा रहे। तो उस कार्डियक नॉच में उसकी जो है वो अंदर घुसा रहता है। तो दोनों फेफड़े के बीच में हार्ट की पोजीशन है। और यहाँ पे होने से बेनिफिट्स क्या है कि हार्ट को तो मतलब अपने पोजीशन से ऊपर भी सर तक पूरा जो है ब्लड को एंटी ग्रेविटी, मतलब ऊपर की ओर ब्लड भेजना कितना कठिन है, उसके लिए कितना फोर्सफुल कंट्रैक्शन उसको करना पड़ेगा। तो हार्ट अपने पोजीशन से ऊपर भी ब्लड भेज रहा है, नीचे तो ब्लड का जाना आसान है क्योंकि ग्रेविटी तो मतलब फ्लूइड को नीचे की तरफ आकर्षित करेगी। तो नीचे इसलिए हार्ट की पोजीशन ऐसी है कि मैक्सिमम ऊपर हो, क्योंकि वीपर ब्लड भेजना ज्यादा कठिन होता है। तो हार्ट यहाँ पे है। अच्छा, अब जो है नीचे से ब्लड जो वीनस ब्लड है, जैसे जो पैर के निचले हिस्से तक जो ब्लड गया है वहां मान लीजिए इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन यूज्ड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी ऑक्सीजन यूज्ड हो चुकी है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसको भी रिटर्न होकर के ऊपर आना है। तो उसको भी एंटी ग्रेविटी आना होता है। सोचिए कितना कठिन है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट निचले पोर्शन से, पैर के निचले पोर्शन से ब्लड को यहाँ तक पहुंचना है। उसके लिए भी नेचर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आश्चर्य होगा जिसको जान करके कि हमारे जो काफ मसल्स हैं, जो हमारे पैर की जो पीछे की जो मसल्स हैं, जो वेन्स हैं, उसके अंदर से होके गुजरती हैं, ताकि जब वो कंट्रैक्ट करें तब वो ब्लड को ऊपर की ओर पुश करे। इसीलिए जो हमारी कॉफ मसल्स हैं, पैर के पिछले हिस्से की जो मसल्स हैं, उनको क्या बोला जाता है? सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। क्या बोला जाता है? सेकंड हार्ट। सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? कॉफ मसल्स। जो पैर के पिछले हिस्से की जो मसल्स हैं उसको कॉफ मसल्स बोलते हैं। उनको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो वहां पे कंट्रैक्ट कर करके पुश करती हैं, ब्लड को पुश करती हैं, वीनस ब्लड को पुश करती हैं कि वो फिर ऊपर की ओर फ्लो कर सके, क्योंकि उसको एंटी ग्रेविटी ऊपर आना है। और इसके अलावा वेन्स में वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का क्या काम है? जैसे ये वेन्स हैं, इसमें कटोरे जैसा, मतलब ये वाल्व है, जो है वाल्व का क्या काम है कि जैसे जो है जब ब्लड ऊपर की ओर जा रहा है, चूंकि ये एंटी ग्रेविटी जा रहा है, ये एंटी ग्रेविटी जा रहा है, तो वो फॉल कर सकता है। तो फॉल करे तो नीचे न चला जाए, उसको ये रोक ले। उसके लिए वाल्व की व्यवस्था नेचर ने कर रखी है हमारे वेन्स में, जो कि आर्टरीज में
नहीं होती। तो ये है राइट ऑरिकल्स या राइट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, हमने क्या बोला कि हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। कितने चैम्बर्स हैं? 4। 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। 2 वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऑरिकल्स हैं ये दोनों ब्लड को रिसीव करती हैं, ब्लड को लेती हैं, अंदर लेती हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं ब्लड को बाहर भेजती हैं। यहीं पे एक चीज और हम आपको बता दें कि इसी आधार पे जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ आ रही हैं, जो ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ आ रही हैं, इंटर कर रही हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। और जो ब्लड वेसल्स हार्ट से दूर जा रही हैं ब्लड को लेकर के, उनको आर्टरी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टरी उसको नहीं बोला जाता कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे, या वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करे। ऐसा नहीं है। रियल उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के आए वो वेन्स, और जो हार्ट से बाहर ब्लड को लेकर के जाए उसको आर्टरी। अभी ये और भी क्लियर हो जाएगा ये डेफिनेशन। तो ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हार्ट यहाँ पे है। ऊपर से, इसके ऊपर से जो भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं ग्रीन से, वेन्स को मैं ग्रीन से बना रहा हूं ताकि क्लियर लगे, उसको सुपीरियर वेना कैवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा। और जो निचले हिस्से से हार्ट को ब्लड ले आकर के पहुंचा रहा है वो क्या है? इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा। वो शरीर के निचले हिस्से का ब्लड जो है राइट एट्रियम को पहुंचा रहा है, और सुपीरियर वेना कैवा हार्ट के ऊपर वाले हिस्से का सारा यूज्ड ब्लड को यहां पे लेके आ रहा है। अभी सारे ब्लड वेसल्स को मैं अलग से बताऊंगा। अच्छा, अब यहीं पे पहले स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बता दूं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स हो गए। इसके अलावा क्या क्या है हार्ट में? हार्ट की जो अंदर वाली जो वाल है, जिसको अभी मैंने बताया कि 3 वाल होती है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। तो जो अंदर वाली वाल है वो थोड़ा उसमें रिजेस पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रिजेस पाई जाती हैं। उसमें रिजेस पाई जाती हैं, और वेंट्रिकल्स में भी रिजेस पाई जाती है। इसकी रिजेस थोड़ा सा और बड़ी बड़ी होती हैं। वैसे हार्ट को और थोड़ा बड़े में ड्रा करें तो ज्यादा सही रहेगा, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये है राइट एट्रियम या ऑरिकल्स, ये है लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी, और ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने बोला कि अंदर रिजेज है, अंदर जो है थोड़ा सा उभार है जो अंदर की इंडोकार्डियम में, और इसकी जो हमने बताया कि जो वेंट्रिकल्स की रिजेस हैं थोड़ा सा और ज्यादा है और ऊंची ऊंची है।
ये 4 चैम्बर्स हो गए, ये रिजेज हो गए। रिजेज के भी नाम हैं, इसको बोलते हैं पेक्टिनेट मसल, पेक्टिनेट मसल। और ये जो वेंट्रिकल्स के रिजेज हैं इनको बोला जाता है कॉलमनी कॉर्नी, कॉलमनी कॉर्नी, या इसको जो है ट्रेबेकुली कॉर्नी भी बोला जाता है। और ये जो रिजेज हैं इनमें जो है इसके ऊपर कैप के आकार का, अभी बताएंगे क्या है ये है पैपिलरी मसल्स। क्या है? पैपिलरी मसल्स। इसका अभी फंक्शन बताएंगे। राइट साइड 3 पैपिलरी मसल्स पाई जाती हैं और लेफ्ट साइड 2 पैपिलरी मसल्स पाई जाती हैं। इधर 2 हैं और इधर 3। ये है वाल्व्स। ये जो है लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अभी वाल्व्स के बारे में बताएंगे, उसका फंक्शन भी बताएंगे डिटेल में। इसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व मतलब ये हार्ट के, ऐसे समझो कि ये बच्चों ये दरवाजा है, हार्ट का ये दरवाजा है। इस दरवाजे से एंट्री, वन साइडेड एंट्री केवल पॉसिबल है। क्या है? वन साइडेड। वाल्व से जितने भी वाल्व हैं उसमें केवल वन साइडेड एंट्री पॉसिबल है। और ये जो चैम्बर्स हैं हार्ट के, अपर 2 चैम्बर और लोअर 2 चैम्बर, और बीच में समझो ये जो है पार्टीशन है। क्या है? पार्टीशन है। इसको सेप्टम बोलते हैं। 2 एट्रियम के बीच का सेप्टम है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये 2 वेंट्रिकल के बीच में है तो इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम। सेप्टम क्या है? सेप्टम एक पार्टीशन है। ये चारों चैम्बर को आप समझ सकते हो 4 रूम्स हैं। क्या है? 4 रूम हैं। ये 2 फ्लोर है, ठीक है। अपर फ्लोर पे 2 रूम है, लोअर फ्लोर पे 2 रूम है, और बीच में एक छत भी है। वो जो है जो पार्टीशन होता है, जैसे दोनों फ्लोर के बीच का जो पार्टीशन वो छत बोलते हैं। ये 2 कमरे के बीच का पार्टीशन है, तो ये इंटर जो है इन दोनों के बीच का इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये दोनों वेंट्रिकल के बीच का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और इन दोनों के बीच का जो मतलब जो है सेप्टम है, इसको अलग से ऐसे समझा दें तो ज्यादा सही रहेगा। ऐसे करके इसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और दोनों एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच के जो है पार्टीशन है, जो छत है, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में ये वाल्व्स पाए जाते हैं। वाल्व्स का क्या काम है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड, एक ही दिशा में केवल ब्लड का फ्लो हो। अपोजिट साइड, जैसे दरवाजा चाहे अंदर खुलता है चाहे बाहर खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुलता, ठीक है। उसी तरीके से हमारे हार्ट में भी वाल्व्स पाए जाते हैं जो एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने में मदद करते हैं। अच्छा, ये हमने बताया था कि ये सुपीरियर वेना केवा यहाँ अपना सारा यूज्ड ब्लड लेके आ रही है, इधर से नीचे से इंफीरियर वेना केवा सारा यूज्ड ब्लड लेके आ रही है। इसके बाद यहाँ जहां ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसके कस्प के नीचे, ये वाल्व के जस्ट नीचे ये पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी।
पल्मोनरी मतलब लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी। जहां भी पल्मोनरी शब्द आ जाए आप समझ जाओ फेफड़े से रिलेटेड बात हो रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी, और इधर लेफ्ट एट्रियम में 4 वेन्स खुलती हैं जिसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी वेन्स। और यहाँ जो बाइकस्पिड वाल्व है इसको माइट्रल वाल्व भी बोला जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि माइट्रल वाल्व किस साइड है, किस किस चैम्बर के बीच में है? तो किसके बीच में है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है। तो माइट्रल वाल्व ये जो है सेप्टम की तरफ जो इसका वाल्व का पोर्शन है उसके वाल्व के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? ये है एओर्टा की ओपनिंग है। ठीक है, ये एओर्टा की ओपनिंग है, ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है, ये चारों पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है, ये सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है और ये इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है। ये तो ब्लड वेसल्स हो गई सारी, उनकी ओपनिंग भी हमने इसी में दिखा दिया है। ये मैंने बोला था पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स का काम क्या है? पैपिलरी मसल्स का ये काम है कि ये जो वाल्व्स हैं, वाल्व्स मतलब इसको आप दरवाजा समझो, ये जब नीचे का पोर्शन चूंकि बहुत ही फोर्सफुल कंट्रैक्शन करता है तो ये दरवाजे के ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर से ये दरवाजे उखड़ ना जाए या उस तरफ ना जो है पुश आउट हो जाए, उसके लिए इनको भी बांधे रखने के लिए ऐसे समझो ये रस्सी है। क्या है? रस्सी है। यहां से रस्सी की व्यवस्था नेचर ने कर रखी है कि ताकि ये बंधे रहें। उसी तरीके से ये है, ये रस्सी से बंधे रहें। इस रस्सी को क्या बोलते हैं? कॉर्डी टेंडिनी। जैसे टेंडन होता है, बांधने का काम करता है 2 बोन्स को, वैसे इसको क्या बोलते हैं? कार्डी टेंडिनी। तो ये बहुत ही मजबूत जो है रस्सी होती है जिससे ये पैपिलरी मसल्स जो है, जैसे वो खूंटा नहीं होता है, खूंटे से रस्सी बांध दिया जाए, तो ये पैपिलरी मसल्स वो वाला काम करती हैं। और ये जो रस्सी ऊपर कहाँ कनेक्टेड है? वाल्व्स पे। तो वाल्व्स को कस करके पकड़े रहती है कि जब ये फोर्सफुल कंट्रैक्शन जब हो रहा होता है ताकि ये दरवाजे उखड़ न जाए या इस तरफ मतलब अपोजिट साइड न खुल जाए। ठीक है, अब इसको थोड़ा फिर से ड्रा करते हैं ताकि और सारी चीजें फिर से क्लियर कर सकें। तो ये राइट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है। एग्जाम इसको ड्रा करते समय इसको ध्यान रखना है कि ये जो वाल है, हार्ट की जो वाल है, ये यहाँ आप लोग देख रहे होंगे एट्रियम में थोड़ा पतली है और वेंट्रिकल में जाने पे मोटी है। और सबसे ज्यादा मोटी कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल। सब ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो हार्ट की वाल है सबसे ज्यादा मोटी किधर है? वो किधर है? लेफ्ट वेंट्रिकल साइड, थिकेस्ट। क्या रीजन हो सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल इतनी थिक क्यों है? क्यों? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल करना है। सबसे ज्यादा फोर्सफुल कंट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में पुश करके भेजना है।
पूरा ब्रेन तक ऊपर जाएगा, फिर नीचे पूरे पैर तक जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा फोर्सफुल कंट्रैक्शन की कहां जरूरत है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल अभी मैंने बताया था कि यहां पे क्या है, पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग और इधर क्या है, एओर्टा की ओपनिंग। इसको रेड कलर से दिखाएं तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, और ये हमने बताया था कि नीचे से ब्लड कौन लेकर के आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर से ब्लड यूज ब्लड कौन लेकर के आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा। तो ये सारा यूज ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसका ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि जब सेल में रेस्पिरेशन होगा तो वो ऑक्सीजन को ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए यूज करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में बनेगा। तो उस वेस्ट को तो हमको बाहर निकालना है ना, तो वो सारा यूज्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इससे जो है लौट करके कहां पे सब पहुंच रहा है, राइट एट्रियम में। दोनों एट्रियम ब्लड को दोनों एट्रियम ब्लड को रिसीव करती हैं और दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड को बाहर भेजती हैं। तो राइट एट्रियम यूज्ड ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों राइट एट्रियम नीचे की तरफ से इंफीरियर वेना कावा से और ऊपर का यूज्ड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से होकर के कहां पहुंच रहा है, राइट एट्रियम। और ये ब्लड अब नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ये यूज्ड ब्लड ही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ये पल्मोनरी आर्टरी से, इसको जो है पल्मोनरी आर्टरी से कहां जा रहा है, पल्मोनरी, अभी मैंने बताया पल्मोनरी शब्द यूज करते हैं किसके लिए, फेफड़े के लिए। तो ये यहां से जाएगा दोनों फेफड़े में, कहां जाएगा, दोनों फेफड़े में। ये आगे जाकर के दो पार्ट में बट जाएगा। ये किधर चला गया, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग में, और इधर किधर चला गया, राइट लंग्स में। तो ये जो यूज्ड ब्लड है, ये है इम्प्योर ब्लड, यूज्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये फेफड़े में क्यों गया, क्योंकि हमको ऑक्सीजन कहाँ हमारी है, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो बाहर से एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो एयर से जो ऑक्सीजन जो है एंट्री कर रही, वो कहाँ है, दोनों फेफड़े में, राइट और लेफ्ट लंग्स में। वो लंग्स क्या करेगा कि इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ज्यादा क्या है, CO2। इसको जो है ऐसे आप समझ लो कि ये लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। तो ये क्या करेगा, जब ये यहाँ पे मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये दोनों आर्टरी ब्लड को फेफड़े तक ले गई और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, यूज्ड ब्लड है, और ये इसमें क्या ज्यादा है, CO2। तो ये CO2 फेफड़ा ले लेगा और जो फेफड़े में ऑक्सीजन है वो इसके अंदर आ जाएगी। अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, अभी क्या हो गया, प्योर हो गया। अब ये प्योर ब्लड जब प्योर हो जाएगा तो ये फेफड़े से फिर किधर आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। हमने बताया एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है, ये वाला यूज्ड ब्लड को रिसीव किया, डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध खून को रिसीव किया, और इसने ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड को रिसीव किया। ये प्योर कौन कर रहा है, उसको ऑक्सीजनेट कौन कर रहा, फेफड़ा कर रहा है। तो यहाँ पे
दो दो इसकी दो जो है इसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। हमने नॉमेनक्लेचर में भी बताया था कि आर्टरी उसको बोलते हैं जो हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाए, और वेन उसको बोलते हैं जो हार्ट की तरफ जो ब्लड को ले जाए। क्योंकि ये हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, भले ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकिन हार्ट की तरफ आ रहा है, इसको नाम क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। ये पूछा भी जाता है कि कौन सी ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड, अक्सर वेन्स में अक्सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, केवल यही एक वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजन, और ये केवल एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ये यूज्ड ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए फेफड़े को ले जा रही है ब्लड को। तो दो लेफ्ट लंग से दो पल्मोनरी वेन एंट्री की और दो यहां से, तो इसलिए यहाँ पे चार ओपनिंग जो है पल्मोनरी वेन्स की हैं, दो लेफ्ट लंग दो राइट लंग की। अब ये सारा जो प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया है, ये किसमें आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेगा तो ये सारा ब्लड एओर्टा में चला जाएगा। ये क्या है? एओर्टा की ओपनिंग है। जो एओर्टा है ये जो है यहां से ऐसे निकलती है, ये असेंडिंग एओर्टा ऊपर तरफ जा रही है, फिर ये आर्च ऐसे बनाती है और फिर इससे कई सारी आर्टरीज फिर निकलेंगी जो कि शरीर के सारे ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएंगे। ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने देखा कि हार्ट में दो ऑरिकल्स हैं और दो वेंट्रिकल्स हैं और दो ऑरिकल्स हैं, ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, और ये नीचे के दो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और सेप्टम के बारे में मैंने बताया, इसको क्या बोलेंगे? इन दो एट्रियम के बीच में है इंटर एट्रियल सेप्टम, और ये दो वेंट्रिकल के बीच में है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वाल्व्स के बारे में हमने बताया कि अब स्पेशली वाल्व्स के बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि हार्ट में कौन कौन से वाल्व्स होते हैं। अब हेडिंग डालते हैं वाल्व्स, वाल्व्स ऑफ द हार्ट। हाँ, वाल्व्स ऑफ द हार्ट। अभी मैंने बताया कि ये इस वाल्व को क्या बोलते हैं? जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व।
और इसको क्या बोलते हैं, ये सेप्टम है, ये है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये है इंटर एट्रियल सेप्टम और इसके बीच में एंट्री वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर हमने बताया कि ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है और ये एओर्टा की ओपनिंग है, ये एओर्टा है और ये पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग है। ये सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है और ये इंफीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है। तो ये बाइकस्पिड वाल्व को एक और नाम दिया जाता है, उसका है माइट्रल वाल्व। बाइकस्प, इस पे 2 कस्प होते हैं इसलिए इसको बाइकस्पिड बोला जाता है। इसमें 3 कस्प होते हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में भी वाल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, सेमी लूनर, अर्धचंद्राकार। ये इसको क्या बोला जाता है, सेमी लूनर, लूनर मतलब चंद्रमा, सेमी मतलब आधा, सेमी लूनर वाल्व। और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में भी वाल्व होते हैं, क्या है, सेमी लूनर वाल्व। तो पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग में और एओर्टा की ओपनिंग में दोनों में सेमी लूनर वाल्व और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मेटल वाल्व और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। जो सुपीरियर वेना कैवा है उसमें जो है कोई वाल्व नहीं होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो वाल्व होता है, लेकिन जब बर्थ के बाद मतलब एडल्ट में इसमें कोई वाल्व नहीं होता है। राइट ये इंफीरियर वेना कैवा में वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व। यहाँ वाल्व है, इसको बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व। और सुपीरियर वेना कैवा में अभी जैसे हमने बताया कि सुपीरियर वेना कैवा में फीटल स्टेज में जो वाल्व होता है उसको बोला जाता है हार्वेसियन वाल्व, जो कि बाद में गायब हो जाता है। तो एडल्ट में सुपीरियर वेना कैवा में कोई वाल्व नहीं होता। इंफीरियर वेना कैवा के वाल्व को बोला जाता है यूस्टेचियन वाल्व। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो बाइकस्पिड या मेटल वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व। जैसा कि हमने बताया कि वाल्व का काम क्या है कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड मतलब एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर सके, केवल एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर सके। तो जैसे अभी हमने बताया था कि इंफीरियर वेना कैवा से इस्तेमाल हुआ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है राइट एट्रियम में, और ऊपर हार्ट के ऊपरी पार्ट से इस्तेमाल किया हुआ ब्लड इंटर करता है सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू। तो ये जब पूरा ब्लड राइट एट्रियम में इकट्ठा हो जाता है तो राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करके इस ब्लड को कहाँ भेज देता है, राइट वेंट्रिकल में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से दोनों फेफड़े में जाता है और वहां से फिर वो ऑक्सीजनेट हो जाता है, अपने कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े को दे देता है और फेफड़े से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है और ऑक्सीजनेट हो जाता है। और ऑक्सीजनेट होकर के वो
पल्मोनरी वेन के थ्रू सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा ब्लड एओर्टा से होकर के पूरे बॉडी में, बॉडी एंड ब्रेन को पहुंचता है, सारे सिस्टम को ब्लड पहुंच जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वाल्व्स का यहाँ क्या काम है? वाल्व्स का काम है कि ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, मतलब कि ये इनका वाल्व्स का जो डायरेक्शन है, इसको आप ऐसे समझो, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे नीचे की तरफ है, ऐसे। तो ये जब थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा ये ऐसे खुल जाएगा, ये ऐसे खुल जाएगा, तो ये सारा ब्लड इधर आ गया। लेकिन जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे हार्ट ऐसे कंट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे बंद हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्लोज हो जाएंगे, ताकि ब्लड जो है फिर से वापस इधर न जा पाए। अगर फिर से ब्लड राइट एट्रियम में चला गया तो फिर ये ऑक्सीजनेट फिर कैसे होगा? फिर जो है ऑक्सीजनेशन के लिए जो ब्लड फेफड़े को जा रहा है शुद्ध होने के लिए, वो फिर अच्छे से एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। इसीलिए आवश्यकता क्या है कि वो ब्लड दोबारा पीछे की तरफ ना जाए, राइट एट्रियम में ना एंटर कर जाए। उसके लिए इसके जो वाल्व्स हैं केवल एक डायरेक्शन में केवल ब्लड को एंट्री करने देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे से ऊपर जैसे ही ये ब्लड जो है जाने की कोशिश करता है कि फेफड़े में जाए, तो ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, ताकि ये ब्लड इधर ना जा पाए। अच्छा, उसी तरीके से कि सारा फेफड़े से ऑक्सीजनेट होकर के ब्लड पहुंचा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट किया तो ब्लड नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेकिन अब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर को देना चाहेगा। उस समय ये दोनों वाल्व्स, ये जो दरवाजे हैं, ये बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये बंद नहीं होगा तो फिर वही काम, ये ब्लड जो है फिर ऊपर की ओर भाग जाएगा लेफ्ट एट्रियम। तो हमारे बॉडी और जो ब्रेन को ब्लड, पूरे शरीर को जो ब्लड मिल रहा है वो फिर कम हो जाएगा, वो एफिशिएंटली हमारे शरीर को ब्लड नहीं मिल पाएगा। इस वजह से ये जो बाइकस्पिड वाल्व है उसका डायरेक्शन, उसमें ब्लड का फ्लो का क्या है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ब्लड उसमें नहीं जा सकता, नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जा सकता। तो ये सारा का सारा ब्लड एओर्टा में जाए, इस वजह से ये वाल्व बंद हो जाते हैं। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करना शुरू करता है, वाल्व बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ये दोनों दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ये है वाल्व्स का फंक्शन, ठीक है। बच्चों, आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको ढेर सारा लाइक और ढेर सारा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और हर्ट को और सरल तरीके से उसको समझाने का प्रयास करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जो कि 2 दिन बाद होगा। थैंक यू।